तो साथियों, हम लोग अपनी ये हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तीसरी टेस्ट सीरीज जो शुद्ध रूप से हिस्ट्री से संबंधित थी। तो इसका हम लोगों ने पार्ट ए पार्ट बी सॉल्व कर लिया था। पार्ट बी में दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 100 तक सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद यूपी स्पेशल से प्रश्न कुछ स्टार्ट होने वाले थे और वीडियो लंबा होने की वजह से हमने रोक दिया, बोला कि इसके बाद करवाएंगे। तो पार्ट सी के रूप में हम आपको जितने बचे हुए प्रश्न हैं सभी को निपटाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल से मिलेंगे जो इतिहास से ही संबंधित हैं, कल्चर से ही संबंधित है, लेकिन वो यूपी स्पेशल से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। ये बच्चों वाला कोई यूपी स्पेशल नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेवल का प्रश्न है। तो देखें, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से नगर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। तो यहाँ आपको स्थान बताना है जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उनके लाइफ से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सारनाथ, वहाँ पर उन्होंने ही पहला अपना उपदेश दिया था, आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। कौशाम्बी में दोस्तों आप लोग जानते हैं वहाँ एक बौद्ध विहार था, वहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया था। कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, आप लोग जानते हैं, निर्वाण प्राप्त हुआ था। और संकिसा में माना जाए, स से संकिसा स से स्वर्ग, ऐसा माना जाता है कि संकिसा में एक बार वो स्वर्ग से अवतरित हुए थे और अपनी माँ से उनकी माँ को कुछ उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर ये 3 के 4 के चारों गौतम बुद्ध से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे प्रश्न थोड़ा आपको मिलेंगे, चीज़ों के बारे में समझे रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 102 में जो आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कथन दिया है, आपको कारण दिया है, पढ़ के बताना है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र था 1857 के जो विद्रोह में, वो प्रमुख केंद्र की भूमिका में था। हाँ भाई बिल्कुल था, इसमें कोई कहने वाली बात है। तो ये तो था ही, ऑप्शन नंबर आपका ये पहला तो कथन सही है। दूसरे में क्या कह रहे हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अवध का विलय दत्तक सिद्धांत के तहत अवध का विलय जो है दत्तक सिद्धांत के तहत किया गया था, जिसको व्यापक असंतोष था। मेरे भाई दत्तक सिद्धांत की नहीं, दत्तक सिद्धांत का मतलब जैसे डलहौजी आया था ना, तो उन्होंने एक हड़प नीति लेकर आया था। तो वो कह रहा था कि जिसका वारिस कोई अपना खुद का जैविक पुत्र नहीं होगा, दत्तक वाला होगा, तो उसका राज्य उसके मरने के बाद हम ले लेंगे, एक नियम बना दिया था। लेकिन ये जो उन्होंने अवध का दोस्तों विलय किया था, अवध का विलय उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर किया था कि आप शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो दत्तक सिद्धांत पे नहीं किया था, कुशासन का आरोप लगाया था। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों दूसरा वाले 130 प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वाराणसी नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों वाराणसी नगर का ऋग्वेद में एक पवित्र नगर के रूप में वहाँ पर वर्णन मिलता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, काशी के रूप में मिलता है। यह गुप्त काल में संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग वाराणसी की यात्रा किया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में, पूछा जाता है बहुत। तो 3 के तीनों सही है। आपका ऑप्शन जो होना चाहिए डी वाला हो जाएगा, 3 के तीनों सही है। दोस्तों एक आप सबका बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि सर आप अभ्युदय योजना के तहत जो पढ़ाते थे तो उसमें कितने पैसे मिलते हैं, क्या होता है। तो मेरे भाई बता दूं, पर डे क्लास का, हालांकि कुछ ज़िलों में थोड़ा अलग हो जाता है, 1500 से 2000, एक एवरेज में मान लीजिए आपको पर डे क्लास का, पर डे 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है और उसमें आपको पर डे का 2000 रुपया मिलता है। तो आप यदि 3 कंडीशन होता है उसमें जाने के लिए, आप एक बार या तो इंटरव्यू दिए हों या 2 बार आप मेंस पेपर दिए हों या फिर आपको 3 साल पढ़ाने का किसी संस्था में अनुभव हो, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप पता कर लीजिए किस किस ज़िले में है। तो जिस ज़िले में दोस्तों फॉर्म आ गया हो वहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको वो दोस्तों बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, फिर आपको मैसेज आ जाएगा अगर आपका होना होगा तो, फिर आप जाकर पढ़ाएंगे, 20-25 क्लास पढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद आपकी पेमेंट रिलीज होने लगेगी पर डे की क्लास से 2000 रुपये के एवरेज से। तो दोस्तों ये थी जानकारी। मैं आपका अपना बता दूं, पहले मैं प्रतापगढ़ में 1 साल पढ़ाया था, फिर दूसरी साल मेरा गृह जनपद जौनपुर में हो गया था, वहाँ पढ़ाया, फिर इस बार भी मेरा प्रतापगढ़ में हो गया था। लेकिन मैंने सोचा कि अब की बार पूरा यूट्यूब पर फोकस करेंगे, अपनी खुद की बनाएंगे। यहाँ पर कौन रोज़ आना जाना, बस से दोस्तों थोड़ा रिस्क होता है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर पूरा एनर्जी अपनी लगा दिया है। आप सबकी दोस्तों जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो चले हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न।
आगे यहाँ पर दोस्तों आप सबके लिए दोस्तों थोड़ा बड़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाना, वीडियो बनाना। पहले होता है कंटेंट पीडीएफ तैयार करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो थोड़ा सा अगर आप सोच रहे होंगे कि आप ही तरह का आपका एक भाई है जो इस लेवल पर रिस्क लेकर मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा सा दोस्तों आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। तो देखें, आंदोलन आपको दे दिया गया है और उसे कालक्रम में बताना है, व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ऐसे करके। तो बड़े ही मज़ेदार तरीके से आप सॉल्व करिए, ज़रा सा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं 1957 का विद्रोह, तो मेरे भाई ये 1857 का विद्रोह, तो ये 1857 में ही हुआ होगा ना, बाकी थोड़ी ना हुआ होगा दूसरे साल में। बाबरी मस्जिद बिंध्वस्त, दोस्तों ये तो रटी रटाई बात है, 1992। हमेशा जब भी यूपी में चुनाव आता है तो इसकी चर्चा हो जाती है। किसान सभा आंदोलन की बात किया जा रहा है, तो ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और बाकी एका आंदोलन, तो 1 से 21, तो ये 1921 में हुआ था। मैं कल आपको जब पढ़ा रहा था तो ये प्रश्न आया था। तो आपका कौन सा क्रम हो जाएगा यहाँ पर देखना। तो सबसे पहले तो मेरे भाई 1857 आएगा, बाकी सब तो 19 वाले में है, तो ये एक तो आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 तो नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, यानी 1857 के बाद कौन आएगा आपका, थोड़ा ध्यान देखना। 1857 के बाद आपका एका आंदोलन आ जाएगा 1921। 1 के बाद 4 आएगा, 1 के बाद 4 कहाँ है? यहाँ है। फिर 3, फिर 2, तो 2 वाला बाबरी मस्जिद वाला सबसे अंत में हाल की घटना है। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा। देखें यहाँ 105वें आलिम जो आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, कौन सी घटनाएं उत्तर प्रदेश में अपने स्थानों से सही मेल खाती हैं? बड़ा अच्छा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। अब उत्तर प्रदेश की घटना होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, चौरी चौरा गोरखपुर में हुआ था मेरे भाई असहयोग आंदोलन के समय जो घटना घट गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू, सीआर दास बहुत गुस्सा हो गए, तो उन्होंने 1923 में एक पार्टी बना लिया, स्वराज पार्टी, आप लोग जानते हैं। तो ये बात सही है। दूसरा है काकोरी, लखनऊ में घटित हुआ, आप लोग जानते हैं। ट्रेन काकोरी जो कांड बोला जाता था उसे काकोरी एक्शन बोला जाने लगा है, ये भी सही है। नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जानते हैं, उनकी जन्मभूमि है। और भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी जी ने जो भाषण दिया था वो झांसी में नहीं दिया था, वो कहाँ पर दिया था? उन्होंने मुंबई में दिया था। तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी, चौथा वाली। सिर्फ चौथा जहाँ है वहाँ काट दीजिए, बाकी आपका 1, 2, 3 ये प्रश्न संख्या 105 का आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 106 वाले हम लोग अगर देखें तो बहुत अच्छा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कथन आपको दिया है, कारण दिया है, पढ़ के हमें बता देना है कि कौन सा उत्तर होगा। कह रहे हैं मीराबाई जो एक भक्ति कवित्री थी, उत्तर प्रदेश से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, मथुरा का जो ब्रज वाला क्षेत्र था वहाँ से ये जुड़ी हुई थी और कृष्ण की वो जो है अनुयायी थी, तो आप लोग जानते हैं। और इनके गुरु के बारे में पूछा जाता है, मीराबाई के जो है गुरु कौन थे, ये किसकी शिष्या थी? तो संत रविदास, आप लोग जानते होंगे। तो संत रविदास की यह शिष्या थी, कई बार ये पूछा गया है, तो इसको याद रख लेना। तो ये पहला वाला तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा वाला करें, तुलसीदास की अनुयायी थी और अयोध्या में रहती थी, दोनों गलत। ना तुलसीदास की अनुयायी थी ना अयोध्या में रहती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए गलत है, सॉरी ए सही है, बी वाला सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। आगे जरा हम लोग बढ़े, देखें यहाँ पर 107वें में आपसे जो पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा आपको तर्क लगाने वाला है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नेताओं ने संविधान सभा में भाग लिया था, तो कितने नेता थे? यहाँ पर जो नाम दिया गया है कुछ नेता का नाम, तो किन लोगों ने संविधान सभा में भाग लिया था? तो भाई जवाहरलाल नेहरू ने लिया था पक्का, ये तो जानते हो। गोविंद बल्लभ पंत लिए थे जो यूपी के पहले सीएम बने थे। रफ़ी किदमत अहमद किदवई भी लिए थे, ये भी जानते हैं। मदन मोहन मालवीय नहीं ले पाए थे, 1946 में ही इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए ये संविधान सभा में भाग नहीं ले पाए थे। तो ये चौथा वाला यहाँ पर नहीं होना चाहिए हमारे ऑप्शन में, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये सब यूपी स्पेशल से संबंधित हिस्ट्री के हैं, देखने में तो लग रहा है, लेकिन यह इनका संबंध यूपी स्पेशल में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किन स्थलों में प्रागैतिहासिक शैलचित्र यानी प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग पाए गए हैं? तो मेरे भाई सोनभद्र से पाए गए हैं, चित्रकूट से पाए गए हैं, ये बिठूर और झांसी से नहीं पाए गए हैं, तो ये नहीं होगा। 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा यहाँ पर, यहीं पर ये प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग पाई गई है। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ देखें 109 में जो आपसे पूछा जा रहा है, कथन कारण से रिलेटेड है, पूछा जा रहा है, ध्यान देखिएगा।
कह रहे हैं प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया था। तो था ही दोस्तों 20वीं सदी में, तो ये कोई डाउट की बात नहीं है, बिल्कुल था। कई सारा यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। ये तो पहला वाला सही है। कह रहे हैं यूनाइटेड प्रोविजंस में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था। तो नहीं मेरे भाई, ब्रिटिश से इलाहाबाद में आप लोग जानते हैं, यहाँ कटरा के पास एक जो है आनंद भवन है। आप लोग जो कटरा के आसपास रहते होंगे जानते होंगे आनंद भवन। तो यहाँ पर दोस्तों जो वो भवन था, इसमें नेहरू जी, उनके पिताजी मदन मोहन मालवीय जैसे नेता यहाँ पर रहते थे। तो यहाँ यूनाइटेड प्रोविजंस में ब्रिटिश का सेना मुख्यालय नहीं था इलाहाबाद में, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ए सही है, आर गलत हो जाएगा आपका, सॉरी ए बी वाला हो जाएगा, ए सही आर गलत। आगे देखें हम लोग यहाँ पर 110वें वाले में, तो देखें आपसे जो पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं। तो मेरे भाई रामनगर का रामलीला, ये तो है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, तो ये है। अब उसके बाद यहाँ पर कथक नृत्य शैली, आप लोग जानते हैं मेरे भाई, इसे कौन भूल सकता है कथक के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये भी है दोस्तों, ये भी डाउट नहीं है, ये भी वाला आपका हो जाएगा। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत घराना संप्रदाय से है, बिल्कुल है, ये भी सही हो जाएगा। कह रहे हैं मथुरा में भरतनाट्यम नृत्य। मेरे भाई आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भरतनाट्यम तो दक्षिण का है, तमिलनाडु का, ये उत्तर प्रदेश से कहाँ आ गया? तो ये तो तमिलनाडु का हो गया, साउथ इंडिया का, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ 4 हैं आप एलिमिनेट कर दो, आपका ऑप्शन नंबर ए निकल आएगा। आगे चलें, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, देखें 111 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन स्थलों का संबंध जैन तीर्थंकरों में से था। मेरे भाई अहरौरा दोस्तों ये कहाँ था? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश की जो ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है सोनभद्र, तो ये सोनभद्र में है, ये सोनभद्र में जो है अहरौरा नामक जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों जैन धर्म के प्राचीन अवशेष, मूर्तियाँ वगैरह मिली है, क्योंकि यहाँ बराबर खुदाई होता रहता है, बिल्कुल सही। वाराणसी तो आप जानते हैं मेरे भाई, वाराणसी को कैसे भूल सकते हैं, जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था, तो ये भी वाराणसी से भी संबंध हो गया। अगर यहाँ पर अयोध्या में देखें तो दोस्तों आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, गुरुजी ने खूब पढ़ाया होगा आपके बारे में। यहाँ पर ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था, ऋषभनाथ का जन्म यहाँ पर अयोध्या में हुआ था। और देवगढ़ में दोस्तों यहाँ पर जो था, देवगढ़ में क्या था यहाँ पर संबंध की? देवगढ़ कहाँ है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है, जो सबसे नीचे आप देखेंगे दक्षिण में, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक महान जो है जैन का केंद्र है, गुप्त काल से जो संबंधित है, तो यहाँ पर जैन मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर उनका शिलालेख है, तो ये भी हो जाएगा। तो यानी सब के सब हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी स्थल जैन धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको कई सारा फैक्ट जानने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनको सही से कालक्रम में सेट करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटी, फिर उसके बाद इस तरह से। तो यहाँ आप लोग डेट थोड़ा याद होगा तो आपको आसानी से मिलता चला जाएगा सब। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1866 में हुआ था। 1866 में। संयुक्त प्रांत का गठन कब हुआ था मेरे भाई, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश बना? तो ये तो 1937 इंडिया एक्ट 1935 तहत 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग जानते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में हुआ था, 1920 में। और लखनऊ राज्य संग्रहालय की स्थापना जो कला और संस्कृति से संबंधित है, तो ये 1963 में, सॉरी 1863 में ही हो गया था। तो ये 1863 में ही हो गया था। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सबसे पहले कौन सी घटना घटी होगी? तो सबसे पहले 1863 वाला ही है मेरे भाई ना। तो सबसे पहले हमारा 4 होना चाहिए। सबसे पहले 4 कहाँ है? ए में बैठा है, और कहीं आपको 4 नहीं मिलेगा, इसका मतलब यही है। और सबसे अंत में ये यूपी वाला है, यहाँ संयुक्त प्रांत वाला, ये हो जाएगा। 2 देख रहे हैं, सबसे अंत में है। तो आप भी ऐसे समय बचाने के लिए सबसे पहला अंतिम देख लीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 113 वाले को देखें, बड़ा गजब का प्रश्न है, कई सारा फैक्ट यहाँ पर आप सीख भी जाएंगे। कह रहे हैं काकोरी षड्यंत्र के संबंध में, काकोरी षड्यंत्र केस के जो वाला मैटर था उसके संबंध में आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, स्टेटमेंट दिया गया है, पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग पहला वाला देखें तो कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य
ट्रेन से सरकारी धन लूटना था। तो बिल्कुल था मेरे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, कई बार आप लोग पढ़े होंगे, सही है ये। दूसरे में कह रहे हैं अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल लोग को इस षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला बात तो सही है, लेकिन जो फांसी दी गई थी वो 4 लोगों को दिया गया था। किनका नाम था? RRA। RRR से यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, इन सबको दोस्तों फांसी दिया गया था। अगर रोशन सिंह को बात करें तो इनको कहाँ दिया गया था? रोशनी आँख से निकलती है नैन से, तो इनको इलाहाबाद के नैनी में फांसी दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी, तो राजेंद्र लाहिड़ी को यहाँ पर कहाँ दिया गया था दोस्तों? तो इनको ये गोंडा के आसपास वाले क्षेत्र में दिया गया था। और ये राम प्रसाद बिस्मिल, प्रसाद कहाँ बढ़ता है? गोरखपुर में, तो इनको ये गोरखपुर वाले में जेल में फांसी दिया गया था। और अशफाक उल्ला खान को फैज़ाबाद वाले में। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। आगे कह रहे हैं कि इस षड्यंत्र केस की जिम्मेदारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने लिया था। नहीं मेरे भाई, इससे पहले जो संस्था थी उसका नाम था हरा, नाम था, क्या था? हरा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इन्होंने ट्रेन एक्शन के बाद दोस्तों जब सब कुछ बिखर गया तो फिर से चंद्रशेखर, ये बना था 1924 में, लेकिन फिर ये ट्रेन एक्शन के बाद जब ये हरा बिखर गया तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हसरा बनाया गया 1928 में बनाया गया था, तो सैंडर्स की हत्या वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हसरा ने नहीं लिया था, हरा ने लिया था, ये वाला होना चाहिए था। तो 1, 2, 3 आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1, 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारी चीज़ों को दोस्तों अपने पास संसाधन की कमी है, लेकिन फिर भी अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं कि हमें थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट ज़्यादा करें। तो चले हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो आपको जो दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों में कौन सा विभिन्न राजवंशों की राजधानियाँ थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो प्राचीन नगरों में यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, कौशाम्बी में दोस्तों ये कौशाम्बी की जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नगरों में कौन सी विभिन्न राजवंशों की राजधानियाँ थी। तो कौशाम्बी की वत्स आप लोग जानते हैं, कन्नौज, हर्षवर्धन, श्रावस्ती, वैशाली। तो मेरे भाई श्रावस्ती यूपी में है, वैशाली बिहार में है, तो ये कहाँ से होगा? गलत हो जाएगा। झांसी, शुंगवंश, ये भी गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल 1, 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे चलें अगर हम लोग देखें 115 में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास ने कथन के रूप में पूछा जा रहा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में किया था। बिल्कुल मेरे भाई, अवधि में ही उन्होंने किया था। आगे कह रहे हैं कि कारण में इसका पूछा जा रहा है कि अवधि मुगल काल के मुगल काल में उत्तर भारत की दरबारी भाषा थी। तो मेरे भाई रामचरितमानस का अवधि में किया गया, ये बात सही है, लेकिन इसलिए नहीं किया गया कि उत्तर भारत में जो है वो दरबारी भाषा थी मुगलों की। तो ऐसा दरबारी भाषा थी, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न में जब वहाँ पर अभ्युदय योजना वाले में बच्चों को दिया था करने के लिए, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं दरबारी भाषा थी, दरबारी भाषा का मतलब आम बोलचाल भाषा, आम बोलचाल भाषा। तो ये बिल्कुल सही है, आम बोलचाल भाषा थी। तो लेकिन इसलिए नहीं किया था कि रामचंद्र वो था, इसलिए किया था कि यह अपनी वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज थी, इसलिए किया था। तो ये दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जो मुगल काल की दरबारी भाषा यानी आम बोलचाल भाषा थी उत्तर भारत में, वो तो अवधि था। लेकिन अगर पूछा जाए उन मुगल काल की आधिकारिक भाषा कौन थी, आधिकारिक भाषा, तो आधिकारिक यहाँ मतलब ऑफिशियल भाषा, तो वो आप बता देंगे वो फारसी था। तो यहाँ पर आप फारसी बता देंगे। आगे चले अगर हम लोग देखें, हाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन नेताओं का संबंध आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी से था। तो दोस्तों इसमें जो प्रेम कुमार सहगल का संबंध था, उसके सदस्य थे, लक्ष्मी सहगल का था, लेकिन इन दोनों का यहाँ पर नहीं था, राम सिंह ठाकुर और शिव वर्मा का नहीं था। तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 17 वाले में, देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय थे।
तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, भारत का नहीं पूछा जा रहा है। वर्तमान उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय थे? जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों तक्षशिला की बात आ रही, तो मेरे भाई ये तो पाकिस्तान में है था ना, तो वर्तमान पूछा जा रहा है तो वर्तमान में तक्षशिला तो पाकिस्तान में चला गया। नालंदा की पूछा जा रहा है तो ये तो बिहार में है, ये भी उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ। एक तो वाराणसी है और एक सारनाथ है अपना, तो यही 3 और 4 होंगे। तो 3 और 4 मतलब ए वाला हो जाएगा। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ आपके 18 वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद में 2 संधि हुई थी लेकर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इलाहाबाद संधि जो 1765 में हुई थी, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। और अवध को सुजाउद्दौला को जुर्माना लेकर वापस कर दिया गया, ये भी सही है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, उसको वार्षिक पेंशन देकर उसको भी आज़ाद कर दिया गया। तो यस, 3 के तीनों सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। तो कुछ प्रश्न आपको देखने में बड़े लगेंगे लेकिन वास्तव में उनमें दम नहीं होता है, तो आप उनसे थोड़ा भिड़ना सीखिए। भिड़ोगे तभी क्रैक कर पाओगे, आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल जाएगी, एलिमिनेट वगैरह कर लोगे तो मिल जाएगा, डरा मत करिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखें जो सही सुमेलित होगा वही बताना है हमें। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यहाँ पर कुछ दरगाह दिया है और स्थान। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, अजमेर राजस्थान, तो ये बिल्कुल सही है सॉरी। दूसरा कह रहे हैं कि ये पहला सही निकल गया। दूसरा हम कह रहे हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, यस, अकबर ने बनवाया था। निज़ामुद्दीन औलिया, तो निज़ामुद्दीन औलिया का संबंध दोस्तों ये तो दिल्ली में था, ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो चौथा वाले में पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यान देंगे, यानी ये आपका ये सब ये भी सही निकल गया। ये भी चौथा वाले में कह रहे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका जो दरगाह था ये कह रहे हैं अमरोहा था। तो नहीं मेरे भाई, दिल्ली की मेहरौली में कुतुब मीनार के पास है दोस्तों, वहाँ पर था। तो अमरोहा यूपी का है, ये दोस्तों यहाँ पर नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका सही है, 1, 2, 3 यानी सी वाला आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगर हम लोग प्रश्न संख्या 20 वाले को देखें, यहाँ से थोड़ा आपको रंग बिरंगा दिख रहा होगा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया। मेरे भाई बिल्कुल सही। जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में और उसमें जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, कपड़े जलाए गए। कपड़े जलाए जाने का विरोध टैगोर साहब ने किया कि अंग्रेज हमें बेच चुका है, ये हमारी संपत्ति, इसे क्यों जला रहे हो, भले से हम स्वदेशी का प्रचार करें लेकिन क्यों जला रहे हो। तो ये सब मैटर आप लोग पढ़े होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला करें, स्वदेशी आंदोलन एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना दोस्तों हुई थी 1906 में, 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ था। क्यों हुआ था कि हम अंग्रेजी शिक्षा नहीं लेंगे, हम अपनी शिक्षा की स्थापना करेंगे, शिक्षण संस्थाओं की, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसलिए हुआ था। ये भी सही है यहाँ पर, तो दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर जब स्वदेशी अपनाया गया यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो स्वाभाविक सी बात है कौशल और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ही। दोनों के दोनों कथन सही आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा दोस्तों आपको कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हट के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ हम आए वन लाइनर के रूप में लेकर आपको बता के चले जाएँ तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो यहाँ पर 21 वाले में कह रहे हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के संदर्भ में आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको उस पर आप पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। यहाँ कह रहे हैं कि गांधी जी गिरमिटिया यानी इंडेंजर्ड लेबर प्रणाली का उन्मूलन में सहायक थे। यस, गिरमिटिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं ना गिरवी रख दिए। तो पहले क्या लोग अंग्रेज़ क्या करते थे कि यहाँ से मजदूर ले जाते थे एक तरह से ठेका लेकर कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको चाहे जौन काम देंगे आपको करना पड़ेगा। तो ये एक तरह की गिरमिटिया थी, यानी गिरवी रखना था एक तरह का इंसानों का। तो गांधी जी ने इसका उन्मूलन किया था, सहायक किया था। दूसरा क्या है कि चेम्स फोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मेरे भाई किया था, इसीलिए लोग न गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट बोल रहे थे। तो ये बात तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। दूसरी, तीसरे में कह रहे हैं भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा
कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। यस, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ये बात तो सही है। ये 1 और 3 आपका सही निकल गया, 2 गलत है। तो 3 जहाँ मतलब 2 जहाँ था आप वहाँ पर गलत कर देंगे, दूसरा जहाँ जहाँ था आप गलत कर देंगे, तो अपने आप उत्तर निकल आएगा। देखने में बड़ा था लेकिन कोई दम नहीं था। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें, यहाँ थोड़ा देखें 22 वाले में जो पूछा जा रहा है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया? तो मेरे भाई वही ये ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इन्होंने कहा कि होम रूल लीग का मतलब क्या होता है कि आंतरिक सुशासन। अब हम आंतरिक सुशासन पर बात नहीं बनाएंगे, अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, इसलिए इन्होंने स्वराज सभा रख दिया कि पूरी आज़ादी को एक संकेत दे रहा था। आगे अगर हम लोग देखें 23 वाले में, तो यहाँ दोस्तों आपको बटलर कमेटी से 1927 में बटलर कमेटी बनी थी। इसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ रजवाड़ों को मनाना चाहते थे कि रजवाड़े अंग्रेज़ों का हमेशा समर्थन करते रहे थे, कि वो थोड़ा नाराज़ न हो जाए, कि उनको हम कुछ तरीके से खुश करें, आपके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, बस आप हमारा साथ देते रहिए। यही था। भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था। जो थोड़े बहुत बिगड़े थे तो अंग्रेज उन्हें मना रहे थे कि यही हमारा हमेशा समर्थन करते हैं, अपने लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, तो इनको मनाना पड़ेगा। यही था बटलर कमेटी। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 24 में, तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यहाँ पर आपको जो सवाल दिया गया, कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो चंपारण आप लोग जानते हैं भाई, किसानों का मुद्दा था। गांधी जी बिहार के चंपारण में गए थे उठाने, और वो सफल हुआ गांधी जी का पहला। तो यहाँ पर ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, तो ये है ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। आगे अगर यहाँ पर देखें, जो आपसे पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया गया। तो CR फार्मूला किसने बनाया था? तो नाम से ही लग रहा है CR, राजगोपालचारी। भाई राजगोपालचारी साहब ने कब CR फार्मूला बनाया था? इसे राजा जी फार्मूला कहा जाता है, क्योंकि इनके नाम इनको राजा जी बोला जाता था, राजगोपालचारी को। तो यहाँ पर ये कब बनाया गया था? 1944 में बनाया गया था, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संबंध सुधर जाए। और उन्होंने फार्मूला में बताया था कि हे मुस्लिम लीग, आप कांग्रेस का समर्थन करके उसकी सरकार बनवाइए, हमें आज़ादी मिल जाएगी, फिर हम बाद में हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे, जनमत संग्रह कराएंगे कि पाकिस्तान ज़रूरी है कि नहीं है। यही सब उसमें मैटर था। तो ये राजगोपालचारी साहब ने तैयार किया था। आगे चले अगर हम लोग देखें, जो फेल हो चुका था, सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ पर अड़ी रही। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे अगला, कह रहे हैं INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था, किन लोगों पर? आप लोग जानते हैं, दिल्ली के लाल किला में 3 लोगों पर चलाया गया था। वो कौन थे दोस्तों? सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज। तो सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज तो लाल किला में चलाया गया था, जो अपने कई सारे भारतीय नेताओं ने, जो वकील भी थे, उन पर केस लड़ा और बचाया उनको। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा आपका सही है। तो देखें, पहला हम कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो हड़बड़ी में लोग गलती कर देते हैं, जब दिया गया होता प्रथम भारतीय महिला, तब आप बताते कि हाँ ये सरोजिनी नायडू थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला की ओर लिखा है तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, क्योंकि एनी बेसेंट 1917 में दोस्तों उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो सिर्फ महिला थी वो। अगर भारतीय महिला की बात आए तब ये सरोजिनी नायडू होती, जो 1925 कानपुर वाले में अधिवेशन किया था इन्होंने। तो ये सही है, ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रथम महिला नहीं, प्रथम भारतीय महिला होता तब सही रहता। दूसरे में कह रहे हैं प्रथम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो बिल्कुल मेरे भाई, आप लोग जानते हैं कांग्रेस की जब स्थापना हुआ तो 1885 में हिंदू यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी हिंदू ने किया। फिर 1886 में किसने किया दोस्तों? पारसी थे, उन्होंने किया, दादा भाई नौरोजी। 1887 में किसने किया? ये मुस्लिम ने किया था, जो प्रथम मुस्लिम थे, यही बदरुद्दीन तैयब जी। और जो 1888 में हुआ, जान लीजिए, ये सब पूछा जाता है, ये जो है ये किसने किया? जॉर्ज यूले ने किया। जॉर्ज यूले कौन थे दोस्तों? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम ईसाई थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई आपसे कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपका ऑप्शन भी बनेगा। पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 1888 में, 1888 में किसे, जॉर्ज यूले को। कहाँ इनकी अध्यक्षता हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। तो यहाँ पर प्रयागराज उसमें इलाहाबाद था, तो वहाँ पर हुआ था। प्रश्न संख्या अगर हम लोग 129 वाले को देखें तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था। तो ऐसा किसने कहा था कि भाई जो कांग्रेस का विरोधी होगा, कांग्रेस विरोधी कौन थे? तो ये बहुत कट्टर विरोधी थे, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इन्होंने ही दोस्तों 1875 में ये स्थापना किया था दोस्तों मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, जो अलीगढ़ में है। फिर बाद में 1920 में जिसे अलीगढ़ मोहम्मडन जो है यूनिवर्सिटी नाम उसे दिया गया। तो आप लोग जानते हैं ये कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 130 में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अभी मैंने बताया था दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था दोस्तों? यह 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, तो वहीं पर इनको कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। आगे देखें, प्रथम मुस्लिम। कोई भी चीज़ मैं दोस्तों बताता हूं तो वो आगे काम देगी, बहुत काम देगी, उसे थोड़ा सा नोट कर लिया करें। घटनाओं का कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है और बताना है कि कौन सा घटना आपका सबसे पहले हुई थी, उसके बाद कौन हुई, उसके बाद। पूना पैक्ट यहाँ पर दिया है दोस्तों, आप लोग जानते हैं पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? यह 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौता जस्ट इसके एक साल पहले 1931 के बीच हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्त करने के बाद। और क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में आया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ होगा यहाँ पर? तो सविनय वाला चौथा, तो चौथा सबसे पहले हुआ होगा, बाकी सबको आप हटा दीजिए। और सबसे अंत में कौन हुआ होगा? तो सबसे अंत में यही 1942 वाला हुआ होगा। तो 3 सबसे अंत में होगा और चौथा सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आगे ज़रा हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है कि 132 वाले में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह मुंबई में था, पहले वो ये नागपुर में था, तो वहाँ से प्लेग बीमारी फैली थी, तो मुंबई में हुआ एक संस्कृत कॉलेज में। यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि 130 वाले में भारतीय राष्ट्रीय सॉरी ये ऊपर दिमाग चला जा रहा है, हर पेज में लिख दिए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ह्यूम थे दोस्तों, यह अंग्रेजी ब्रिटिश थे ह्यूम, तो इन्होंने ही उस समय महासचिव थे। तो आगे देखें यहाँ पर 34 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे, केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो और किसकी बात की जा रही है मेरे भाई? लाला लाजपत राय की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने श्री कृष्ण, शिवाजी जैसे लोगों की जो है जीवनी लिखा युवाओं को प्रेरित करने के लिए। यहाँ दोस्तों 135 में आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? तो मैंने जो चारों इकट्ठा बताया था, इसीलिए बताया था कि आपको बार बार हमें एक्सप्लेन न करना पड़े। तो पहला तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा किसने किया था दोस्तों? तो दूसरा वही दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे, पूछा जाता है प्रथम पारसी अध्यक्षता करने वाला, तो यही थे। आगे अगर हम लोग देखें कब किए थे दोस्तों, ये भी जान लीजिए। तो जस्ट दूसरे साल यानी 1886 में किए थे ये। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, और एक चीज़ और दोस्तों इनको लेकर जो पूछा जाता है कि आखिर ये जो अध्यक्षता जो 86 में इन्होंने किया था, तो ये कहाँ पर किया था, ये पूछा जाता है आपसे। तो ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? ये कोलकाता में। आगे देखें हम लोग, जो 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न में से मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई थी। तो ये सवाल एक बार RO में, एक बार UP PCS में पूछा गया है। तो ये दोस्तों किसने उठाई थी? गांधी जी के साथ मुसलमान होकर भी उन्होंने उठाया था, ये पूछा गया है। तो शौकत अली, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, शौकत अली ने उठाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चले, ए हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो
127 में जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से कभी संबंध नहीं रहे। तो मेरे भाई वही जिसको अभी मैंने बता रहा था, कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन सर सैयद अहमद खान, वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले। आगे ज़रा हम लोग देखें, यहाँ पर 138 में जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। तो कभी नहीं चुना गया, लाला लाजपत राय चुने गए थे, एनी बेसेंट भी चुनी गई थी, मोतीलाल नेहरू, तो बाल गंगाधर साहब नहीं चुने गए थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लाल किला मुकदमा किससे संबंधित नहीं है। तो लाल किला मुकदमा के बारे में अभी मैंने आपसे बताया था, सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज, तो ये किससे संबंधित है? तो सहगल, शाहनवाज, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, तो ये डी नहीं थे, भगत सिंह इससे संबंधित नहीं थे। आगे देखें, अगर हम लोग यहाँ 40 में जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं करो या मरो का नारा आंदोलन किसके साथ संबंधित है। तो मेरे भाई करो या नरो, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था ना, 1942 में गांधी जी ने दिया था। आगे देखें अगर हम लोग 41 में, तो कह रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो महिला अध्यक्ष, फिर भी वही बात आ रहा है, तो वही एनी बेसेंट। अगर यहीं पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर लिख दिया गया होता तो यहाँ पर कौन हो जाता? सरोजनी नायडू हो जाती। तो इन्होंने कब किया था दोस्तों? 1917 में, और सरोजनी नायडू ने कब किया था? 1925 में, 1925 में। आगे चलें, अगर हम लोग देखें यहाँ पर 42 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखो मैंने दे दिया, दोनों दिया हूँ साथ में, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो भारतीय की बात आ गया तो सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर। आगे अगर हम लोग देखें तो 143 में जो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जा रहा है विचार करें और बताएं सही क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यस दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम हिंदू करने वाले। दूसरा कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। मैं जो चारों बताया था ना, इसीलिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, ये भी सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1900 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। यस, जो 1907 में नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों एक हुए थे। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नहीं मेरे भाई, पहला गलत है, कलकत्ता में नहीं, ये मुंबई में हुआ था, सॉरी, ये मुंबई में हुआ था। यहाँ पर याद रखे रहेंगे, मुंबई में। तो ये पहला वाला हमारा गलत है, दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 44 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह वक्तव्य दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। तो यह किस अधिवेशन में उन्होंने ऐसा बयान दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में दिया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने वही होम रूल वाला दोस्तों आंदोलन वही शुरू किया था। तो ये बात यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 145 नहीं है क्या? यहाँ है, अच्छा। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे कांग्रेस के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, पढ़कर बताना है कौन सा सही है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। मेरे भाई नहीं, प्रथम भारतीय महिला थी, ये गलत हो जाएगा। CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। तो ये भी दोस्तों ये तो सही है, ये वाला। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आप लोग जानते हैं, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों ये अध्यक्ष नहीं बने थे, उन्होंने तो महासचिव का कार्य किया था ना, तो ये गलत हो जाएगा। एल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो 1984 में। यस, तो ये आपका 2-4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 146 में, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। किसने ऐसा कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी यह अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ उसके शांतिपूर्ण मरने या समाप्ति में सहयोग करूँ। तो किसने कहा था? वही बंगाल का विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन। इसका कार्यकाल कब था दोस्तों? 1899 से फिर बंगाल 1905 में ये बंगाल विभाजन किया, उसके बाद चला गया। तो ये इसका ये कार्यकाल था, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बंगाल विभाजन यही किया था। यहाँ दोस्तों अगर देखें
तो आपसे पूछा जा रहा है अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो अध्यक्षीय संबोधन के समय ये पूछा जा रहा है कि किस कांग्रेस के अध्यक्ष ने हिंदी के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए कहा था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसे दोस्तों ये आपसे एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न बने होंगे। तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो डी हो जाएगा आपका ये। आगे चले अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आगे अगर देखें यहाँ पर 188 को अगर हम लोग देखें दोस्तों 148 को, तो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए। तो गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भाई तुम आज़ादी की लड़ाई लड़ने आए थे, आज़ादी मिल गई, अब इसे समाप्त करके तुम समाज सेवा में लपट जाओ, राजनीति में नहीं। फिर बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी कि कोई ऐसा मजबूत संगठन नहीं है जो देश को चला सके, तो फिलहाल उस पर कायम रहा गया। गांधी जी ने ऐसा कहा था। आगे अगर देखें तो अमृतसर के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो अमृतसर में हुआ था, जो तो प्रश्न संख्या अगर हम लोग 149 वाले को देखें तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919, तो 1919 साल में आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वहीं पर हुआ था। मोतीलाल ने इसकी अध्यक्षता किए थे। इसके प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग के लिए चुना गया था। तो नया संविधान लिखने के लिए उस समय किसे चुना गया था, तो एक केलकर साहब को चुना गया था, एक सेन साहब को। यही दो लोग बड़े उस समय कानून के जानकार थे। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ एक कट गया है, 150 वाला नहीं है लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों हम लोगों ने कम्प्लीटली देख लिया है अपना, आज ये हिस्ट्री और कल्चर की थी। तो पार्ट सी वाला हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए। पार्ट ए, पार्ट बी हम लोगों ने देखा अलग अलग हिस्सों में। इसमें पूरा एंशिएंट था, इसमें मेडिवल और कल्चर भी था, और आज इसमें हमने मॉडर्न इंडिया और यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न को देखा। ऐसे ही दोस्तों पार्ट पार्ट करके हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे बारी बारी से। तो चलें हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज अपने चौथे वाले में। नमस्कार।